चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पेशकश है जी मैन की कहानी। आपको पता है हमारे जो गवर्नर हैं, जो उन्होंने वह चले गए हैं यहाँ से, तो उनकी कहानी है अब कि उनके साथ क्या हुआ। और कहानी को मज़ेदार बनाने के लिए हमने बिल्कुल मूवी की तरह स्टार्ट करेंगे। तो इस कहानी की जो सारी घटनाएं हैं वो सही हैं इस कहानी के बारे में, और जो आपके फैक्ट्स हैं वो भी सही हैं। और जी मैन के साथ क्या हुआ वह हम बताएंगे, क्योंकि ये न्यूज़ है, जिस्ट है, सब एक साथ हम अच्छे तरीके से, ताकि आपको मजा आए, इसलिए इस तरीके से बताएंगे। तो शुरू करते हैं। ये कहानी की सारी घटनाएं सही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस कहानी का हीरो कौन होगा? इस कहानी का हीरो है, मुख्य अभिनेता जो है वो है हमारे रिजर्व बैंक के राज्यपाल। कहानी स्टार्ट होती है। अब हीरो है तो हीरो के पास कुछ पावर तो होगी। तो रिजर्व बैंक की क्या क्या पावर होती हैं? तो एक होता है कि वो बैंक नोट्स को जारी करते हैं, ठीक है। जो आपके बैंक नोट होते हैं उनको जारी करते हैं, सिवाय 1 रुपए के नोट के। 1 रुपए का नोट पे जो आपके साइन होते हैं किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी के। बाकी आपका रिजर्व बैंक जारी करता है, ठीक है। बाकी पे इस गवर्नर के साइन होते हैं, हमारे जी मैन के साइन होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये सरकार के लिए बैंकर होता है, जो सरकार के सारे खाते होते हैं, जो आपके फंड्स हो गए, कंटेंजेंसी फंड वगैरह, जितने भी आपके बॉन्ड्स वॉन्ड जो सरकार इशू करती है, सबका कौन हिसाब रखता है? आपका रिजर्व बैंक रखता है, ठीक है। फिर जो आपके जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक जो होता है, कमर्शियल बैंक, उनका भी जो जो वो होता है, नगद भंडार होता है, उसको कौन संभालता है? रिजर्व बैंक। आपने कैश रिजर्व रेशियो सुना होगा, है ना, एसएलआर वगैरह सुना होगा। ये भी इससे क्या करता है? मुद्रा स्थिति, आपके क्रेडिट को ये नियंत्रित करता है ना। तो आपका क्या होता है, और क्या क्या करता है? जो आपका फॉरेन जो फॉरेक्स होता है आपका, है ना, जो फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है, उसे ये जी मैन रखता है, आपका रिजर्व बैंक रखता है। फिर आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। मान लीजिए किसी बैंक के पास पैसे नहीं बचते हैं, फिर एंड में किस पे आता है? बैंक से, इनसे लेने आता है। तब आपका रिवर्स रेपो रेट आता है, तब, है ना। रिवर्स रेपो रेट इससे रिलेटेड होता है। फिर आपका होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है ना, जो आपकी वो आती है, तो इससे कनेक्टेड होता है। ये सब आखिरी रिजॉर्ट होता है, जब भी किसी के पास, सरकार के पास, कमर्शियल बैंक, सेंटर के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर कमर्शियल बैंक, किसी के पास भी आखिरी का कहीं से भी उसका सहारा छूट जाता है, तो किसके पास आता है? ये आता है तुम्हारे रिजर्व बैंक के पास। ये तो आखिरी जो जो सहारा है इनका, ये रिजर्व बैंक है, ऋणदाता जो होता है। फिर क्या होता है? केंद्रीय निकाय और लेख निपटाना। ये होता है आपका सेंट्रल क्लियरेंस एंड अकाउंट सेटलमेंट। क्या होता है, जब मान लीजिए बैंकों के बीच में ही किसी का वो आपके खाते होते हैं ना बैंकों के, इन सब क्या रिजर्व बैंक के पास बुक होती है, उसमें सबके सेटल होते हैं। तो क्या होता है, बैंक आपस में इनको जो इंटर सेटलमेंट कर रहे होते हैं वो रिजर्व बैंक के थ्रू करते हैं। तो ये होता है आपका, इसे कहते हैं आपका, ये हो गया आपका अकाउंट सेटलमेंट हो गया। ये भी इसके फंक्शन होते हैं। जैसे आप देखिए, ये आपका रिजर्व बैंक का, ये मनी ऑपरेशन रिजर्व बैंक की साइड से लिया गया है ना। ये फोटो मैंने रिजर्व बैंक की साइड से लिया था। तो इसमें रिजर्व बैंक की साइड में आप देखिए मनी ऑपरेशंस लिखा हुआ है, इसको इसमें आप जूम करेंगे तो मनी ऑपरेशंस में आता है, ये आता है आपका कैश मनी, है ना। तो जो आपका कैश मनी है, ये कॉल मनी है, सॉरी, कॉल मनी होता है, ये ओवरनाइट रेट होता है। ओवरनाइट मतलब ये दिन के दिन, जैसे क्या होता है, बैंकों को ना 1% है अपना वो रिजर्व में रखना पड़ता है ना, आपके एडिक्वेसी रेशियो वगैरह में, जो आपके जिसके बारे में आगे बताऊंगा। तो कभी कभी क्या होता है, ज्यादा लैंड कर देते हैं, इनके बीच में ना डिस्क्रिपेंसी हो जाती है इनकी बुक में, कि इतने रुपए दिए हैं, इतने रिजर्व में होने चाहिए थे, उतना नहीं है, तो ये एक दूसरे से लैंड करते हैं, एक बैंक दूसरे से लैंड करता है, तो उसको कहते हैं कॉल मनी रेट कहते हैं, उसको कॉल मनी कहते हैं। एक बैंक जब दूसरे से लैंड करता है पैसे को, और ये ओवरनाइट होता है ज्यादातर, है ना। तो इसकी भी देख ला, जो इसको जो निपटाता है ना, इसकी जो बुक बनाता है, इसमें जो क्लियरेंस करता है, वो कौन करता है? आपका रिजर्व बैंक। ये आपका देखिए रिजर्व बैंक की साइड पर, ये ओवरनाइट सेगमेंट है आपका रिजर्व बैंक की साइड पे, उसमें कॉल मनी का दे रखा है। फिर आप इसमें ही नीचे जाएंगे तो इसमें और भी दे रखा है रिजर्व बैंक के, देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसके बारे में बता रहा था। इससे जो आपका आखिरी रिजॉर्ट के तौर पर भी ये होती है ना, जब आखिरी रिजॉर्ट के बारे में बताता। फिर जो आपके ये है, इसमें ये रेपो रेट और ये वगैरह बताता है, ये सब सेट करता है आपका रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक के पास बहुत पावर है। बेसिकली सारा जो पैसा है हमारा, वो किसके पास आता है? हमारे जी मैन के पास, ठीक है। अब क्या है, इसके पास पावर तो है, लेकिन पावर के साथ क्या होता है, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है ना। जैसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्रेडिट नियंत्रण करना। क्रेडिट नियंत्रण इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे भी आपने स्पाइडरमैन की टर्म तो सुनी होगी, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये हेड भी होता है आपका जी मैन एमपीसी का। एमपीसी क्या आपकी, ये है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आपकी बनी थी ना, एमपीसी जो बनी थी, ये कब बनी थी? ये क्या करती है, बेंचमार्क होता है जो आपका इंटरेस्ट रेट का, जो कितने देश में कितनी, ये जो रेट हो आपका इंटरेस्ट रेट को हिंदी में आप देख लीजिएगा, एकदम से दिमाग में आता नहीं मेरे, है ना, हिंदी का। तो इंटरेस्ट रेट के जो बेंचमार्क होता है वो सेट करती है। इसमें क्या होता है, 6 मेंबर होते हैं इसमें, जिसमें 3 आरबीआई के होते हैं। एमपीसी क्या होती है, 6 मेंबर होते हैं इसमें, है ना, और इसमें 3 आरबीआई के होते हैं, 3 आपके गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है ना। और ये आपका इन्फ्लेशन जो टारगेट होता है ना, वो डिसाइड करती है। इन्फ्लेशन टारगेट कैसे सेट हुआ था? तो इनका टारगेट है कि मार्च 2021 तक इन्फ्लेशन रखना इनको
6% प्लस माइनस 2%, मतलब या तो 2% और 6% के बीच में इनको इन्फ्लेशन रखना है अपना, ठीक है। ये कमिटी किसके, आप देखिए जी मैन इस कमिटी का हेड है, और आपके जी जो थे अभी उर्जित पटेल थे, उन्हीं की एक कमिटी बनी थी, ठीक है, उर्जित पटेल कमिटी थी, उसने ही एमपीसी की रिकमेंडेशन दी थी। जब एमपीसी नहीं बना था ना, उसने कहा था कि जो इन्फ्लेशन रेट वगैरह का जो सेट करने का होता है, ये एमपीसी के पास होना चाहिए, कि केवल गवर्नर के पास नहीं होना चाहिए। इससे पहले केवल गवर्नर था, है ना, उसको वही डिसाइड करता था ना, तो इसने कहा कि एमपीसी होनी चाहिए, जिसमें गवर्नर और उसके साथ जो होता था बोर्ड होता था वो डिसाइड करता था, ठीक है। लेकिन आप ये क्या होता था, इसमें बाहर का किसी का हाथ नहीं होता था, तो एमपीसी ने कहा नहीं, लोग बाहर का होना चाहिए, तो एमपीसी बननी चाहिए। उर्जित पटेल कमेटी ने ही कहा था, है ना, एमपीसी का, और ये इसने फर्स्ट प्रपोजल दिया था। तो इसके बारे में एमपीसी के बारे में हो गया। तो जी मैन की एमपीसी को हेड करने की पावर होती है। अब इसका पावर है, इसके पास पावर भी है, इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो फिर इसने छोड़ा क्यों? तब आते हैं आपके विलन। तो विलन क्या क्या थे आपके एमपीसी के, इसके साथ प्रॉब्लम क्या क्या थी हमारे जी मैन के साथ, जिसके कारण हमें गवर्नर को छोड़ना पड़ा? एक तो आरबीआई के शासन का मुद्दा था, दूसरा क्या था आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन था, है ना, फिर क्या था, बैंक कैपिटल रिक्वायरमेंट की इशू था, एक एनबीएफसी प्रॉब्लम थी, आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती हैं जो, ये क्या होती है, जैसे आपकी एक तो बैंक होता है जिससे आप खुद लोग जाके पैसे ऐसे दे सकते हैं, आपके ये चेक इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू वगैरह इशू कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं, ये क्या करती है, बैंकिंग का कोई ऑपरेशन नहीं कर सकती है, लोन नहीं दे सकती है आपको, ये क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं दे सकती, लेकिन ये आप इसमें पैसे डालते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसे डालते हैं, ये आपका इन्वेस्ट करती है, आपकी ओर से पैसे इन्वेस्ट करेगी, इसमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी आपको चेक नहीं देगी, आपका या आपका वो नहीं रखती, जैसे आप जाएंगे आपका क्रेडिट कार्ड नहीं देती है, और ऐसे डेबिट कार्ड वगैरह नहीं देती, ये एनबीएफसी होती है, है ना। तो इनमें क्या परेशानी थी, जैसे आईएलएफएस थी आपकी, उसकी परेशानी थी आपकी, इंडियन लीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो थी, इसकी जो प्रॉब्लम हुई थी। फिर जो इन सब के बारे में हम अभी बात करेंगे, जो विलन है विस्तार में। फिर एमएसएमई फंडिंग मुद्दा था, और आर्थिक जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क था, इसका मुद्दा था, ठीक है, जो इसके विलन थे, इन्होंने जीमैन को गिराया। तो हमारे जो बड़े विलन थे जीमैन पे, जीमैन पे जो दबाव डला रहे थे ना, जीमैन इनके कारण दबा था, वो ये थे, इनका जो बोझ था एक साथ जीमैन के सर पे आ गया, ठीक है। तो अब वहां जीमैन के सर पे कैसे बोझ आया है? आरबीआई के शासन की प्रॉब्लम थी। शासन में क्या था, गवर्नमेंट जो चाहती थी ना, इस पर अधिक नियंत्रण चाहती थी, और आरबीआई के क्या था, ये अभी अभी हाल ही में क्या था, इसने कहा था कि जो इनका जो मैंडेट हो ना आरबीआई का, वो ब्रॉड बेस्ड हो। ब्रॉड बेस्ड क्या होता है, मतलब जो ये इसमें ब्रॉड बेस्ड जो आपका सलाहकार, जो व्यापक रूप से सलाहकार, मतलब इसमें गवर्नमेंट चाहती थी बेसिकली मेरा भी इसमें हाथ है, जो आरबीआई के डिसीजन ले रहे हैं उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ और कहती, फाइनेंस मिनिस्टर कहते थे कि हमें हमारा जो रेट है रेपो रेट वगैरह कम करो, आरबीआई कहती थी नहीं हमारे तो रेपो रेट ज्यादा रखेंगे, हॉकिश व्यू है, आगे और बढ़ सकते हैं, ठीक है, ऐसी बातें होती थी। तो गवर्नमेंट ने कहा ये तो बड़ा गलत चल रहा है। गवर्नमेंट हमेशा किस पे कहती थी कि हमारा जो मार्केट स्लो जा रहा है, किस कारण जा रहा है, क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, बैंक अपना खाता नहीं दे पा रहे, पैसे नहीं दे पा रहे। आरबीआई कहता था हमारा क्रेडिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट ही ऐसा नहीं है। आरबीआई कह रहा है कि अगर हम क्रेडिट ऐसे देंगे तो जो हमारा फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो बिगड़ सकता है, मॉनेटरी सिस्टम बेसिकली हमारा बिगड़ सकता है, जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, ठीक है। तो ये लड़ाई चल रही थी। तो गवर्नमेंट ने ना, बल्कि जो सेक्शन 7 था आरबीआई एक्ट का, उसको भी लगाने की सोच रही थी, लगाने का ना, इन्वोक करने की। सेक्शन 7 क्या कहता है, सेक्शन 7 आरबीआई एक्ट का कहता है कि गवर्नमेंट ना आरबीआई के फंक्शंस को ओवरटेक कर लेगा, मतलब इसकी पावर छीन लेगा, किसके अंडर में, पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में। तो मतलब जी मैन की जो शक्ति थी, है ना, उसको सेक्शन 7 जो होता है आपके आरबीआई एक्ट, तो गवर्नमेंट जो बड़ा जी है आपका ना, बड़े वाला जी है जो आपका, वो सेक्शन 7 एक्ट यूज करके जो जी मैन की शक्ति थी इसको अपने वश में कर लेता। ये सेक्शन 7 होता है, किस बहाने से, पब्लिक इंटरेस्ट से, ठीक है। तो जी मैन को तो बड़ा बुरा लगता है ऐसा हो रहा है, और गवर्नमेंट ने इन्वोक भी कर दिया। तो मतलब क्या है कि जी मैन की अब क्या है, जो स्वतंत्रता थी वो कम हो गई, तो पहला बाहर जी मैन पे ये पड़ा मुद्दे का। तो आप सेक्शन 7 आप कनेक्ट करिए, सेक्शन 7 आरबीआई एक्ट का, ये आप मेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको अब याद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 7 कैसे याद रखेंगे कि 7 बार हमले कर सकता है ना आरबीआई एक्ट से, इसी के कारण बड़ा जी पे कंट्रोल कर लेता, छोटे जी पे। सेक्शन 7 ये याद रख लिया आपने, ठीक है। फिर क्या था, और ये क्रेडिट क्यों कम हो रहा था मार्केट में, ना, तो इसने कहा था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इसने लगा दिया था जी मैन ने। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है, जो आपके जिन बैंक्स के एनपीए बढ़े होते हैं ना, एनपीए सब आपको पता ही होगा, एनपीए ना, तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिन बैंक के बढ़े रहते हैं, तो उनके कारण उन पे क्या होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लग जाता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या करता है कि कई उस पर वो लगाता है नियम, जैसे इतने करोड़ से कम आप ज्यादा एक साथ लोन नहीं दे सकते, उसके लिए आपको बैंक बोर्ड पे जाना चाहिए। फिर इतने % से ज्यादा एक बार में आप लोन का एक्सपोजर नहीं कर सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो बाजार में जो बैंक होते हैं ना, वो किसी को पैसे दे ही नहीं पाते। आप आम लोगों को दे देंगे जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, लेकिन जिनकी क्रेडिट रेटिंग कम है ना, या फिर कुछ प्रॉब्लम है जिनको पहले आराम से रुपए देते थे
केवल इसीलिए कि आगे जाके अच्छा कर सकते हैं, रिस्क ले सकते थे, अब वो बैंक रिस्क नहीं ले पाएंगे। अब क्या होता है, ऐसा नहीं कर पाने पे क्या होता है, बाजार में क्रेडिट की कमी हो जाती है। तो सरकार कह रही थी कि नहीं भाई क्रेडिट हमें और दो, तो सरकार चाहती थी पीसी हटाया जाए, है ना। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती थी आपकी सर, ये कहता था आरबीआई नहीं। इसके ऊपर क्या होता है, आपकी नवंबर 19 में एक मीटिंग भी हुई थी, जब इनमें खूब दरार बढ़ गई थी ना गवर्नमेंट और आरबीआई में, तब नवंबर 19 में मीटिंग भी हुई थी जिसमें आरबीआई ने कहा था कि पीसीए जो हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक वो पीसीए के ऊपर कहा तो गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। तो ये भी उस पर जोर पड़ रहा था, क्योंकि अभी दिसंबर 14 में एक आपकी आरबीआई की एक और मीटिंग थी, तो अब ये बात होती कि उस पर भी एक्शन लिया था। तो जीमैन चाहता नहीं था कि सारा जो अभी इसके कारण प्रॉब्लम हो उस पर मेरा इल्जाम है, ठीक है। तो फिर और क्या क्या मुद्दे थे जीमैन के ऊपर, तो दो चीजों ने बाहर कर दिया जीमैन के ऊपर। और तीसरी चीज क्या थी, आपकी बैंक कैपिटल रिक्वायरमेंट के बाहर आ गया था। बैंक कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या थी आपके, बैंक ये आपका एक होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। ये आपका बेसल 3 मापदंड आपको कितना, बेसल 3 जो आपके हैं नॉर्म्स जो है, मापदंड जो है, वो कितना कहते हैं, मानदंड वो आपके करते हैं मापदंड 8% का कहते हैं, लेकिन आरबीआई ने कितना सेट कर रखा है, 9% का। बेसल मापदंड क्या होते हैं आपके, ठीक है। तो बेसल क्या होता है, बेसल आपका है एक, बेसल आपकी जगह है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ये याद रखना, स्विट्जरलैंड में जगह है। वहां पे एक होता है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है, BIS कहते हैं इसे। ये क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होते हैं ना दुनिया भर के, जो सेंट्रल बैंक होते हैं आपके दुनिया भर के, जैसे आपका आरबीआई हो गया है ना, अलग अलग देश जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक होते हैं, ब्यूरो ऑफ BIS जो होता है, इनका एक कोऑपरेशन होता है ताकि आपस में मिलकर काम करें। क्यों, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, है ना, और सबका ना एक यूनिफॉर्मिटी हो, ऐसा हो कि हर बैंक का पता हो कि इतना % हमारा बचा के रखें, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, इसकी एक कमेटी होती है BIS जो है आपका ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की, जो आपका सेंट्रल बैंक की, इसकी कमेटी होती है BCBS, जो आपकी, जिसका मतलब होता है बेसल कमिटी फॉर बैंक सुपरविजन, कमिटी ऑन बैंक सुपरविजन, ठीक है। तो ये तय करती है हमारे बेसल नॉर्म, ठीक है। तो BIS की एक कमिटी होती है BCBS जो आपके बेसल नॉर्म तय करती है, ठीक है। तो ये आपके बेसल नॉर्म क्या होते हैं, बेसल नॉर्म सबसे पहले आए थे, आपके बेसल नॉर्म आए थे 1988 में। ये डिसाइड करते हैं कि बैंक जो आपका सेंट्रल बैंक है ना, वो बाकी बैंकों पे कितना कंट्रोल कर ले ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। तो क्या क्या उसके ये आपके फ्रेमवर्क बताते हैं कि हाँ ये चीजें सेट होनी चाहिए। तो बेसल नॉर्म पहला 1988 में आया था फर्स्ट, सेकंड बेसल आया था आपका 2004 में सॉरी, और थर्ड बेसल आया था आपका 2010 में पब्लिश हुआ था। और ये लागू कब से होगा थर्ड बेसल आपका मार्च 2019 से, ठीक है। तो मार्च 2019 तक। अब बेसल नॉर्म क्या करते हैं, इनकी 3 प्रायोरिटी हैं आपके बेसल नॉर्म्स की ना। एक होता है जो आपका क्रेडिट रिस्क है ना, उस पर कंट्रोल किया जाए, है ना। तो मैक्सिमम, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये आपका कैपिटल जो रिजर्व होता है उस बैंक को वो फिक्स कर देते हैं ना। दूसरा क्या होता है, इस पर सुपरविजन रखा जाए इन सब पे, और जो आपका होता है मार्केट डिसिप्लिन आपका मेंटेन किया जाए। ये 3 होते हैं बेसल के मुख्य नियम। तो क्या होता है आपका होता है मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क ये कैसे कम करें। तो क्रेडिट रिस्क करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बना देते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, इसके ऊपर आपका यूपीएससी 2016 या फिर 17 या फिर 18 में क्वेश्चन आया, ठीक है, यूपीएससी प्री में इसका सवाल आया था। तो इसमें क्या था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, ये एक रेशियो होता है आपका टियर 1 कैपिटल, इसको CAR कहते हैं, ठीक है, कार कहते हैं हम, ठीक है। अभी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो होता है आपका टियर 1 कैपिटल प्लस टियर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड असेट, है ना। ये आपका, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो ये होता क्या असल में, ये आपकी कैपेबिलिटी बताता है कि कितना बैंक जो है ना वो कितने शॉक को एब्जॉर्व कर सकते हैं, ठीक है। टियर 1 कैपिटल क्या होती है, ये वो कैपिटल होती है आपके बैंक के पास, जैसे आपका ऑर्डिनरी शेयर हो गए उसके, जिनके पास क्या होता है, जिनका जब भी अगर बैंक कोई नुकसान आता है ना, इनको अगर ये खत्म भी हो जाती है टियर 1 कैपिटल, तो इसके ट्रेडिंग पे कोई इशू नहीं आता, ठीक है, मतलब बैंक काम करता रहेगा। टियर 2 क्या होती है, ये इसके सबऑर्डिनेट आपके शेयर्स हो गए जैसे, इनमें क्या होता है, टियर 2 इसी टाइप की होती है, शॉक एब्जॉर्विंग वही होती है, कैपिटल अच्छी वो है ना। लेकिन इनमें क्या होता है, जब अगर ये होती है, अगर वाइंडिंग हो जाती है ना किसी बैंक की, तो इनसे आप पैसे निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, रिस्क बचाने का तरीका होता है कार, है ना। और आपका रिस्क वेटेड रेशियो क्या होता है, ये क्या होता है, आप देखिए बैंक है, जैसे बैंक के पास आपके 100 रुपए हैं, ठीक है, इसमें से 25 रुपए उसके पास कैश में, एसेट है इसका बैंक का, ठीक है, 25 रुपए उसके पास हो गए कैश में, 25 रुपए उसके पास हो गए गवर्नमेंट इसमें क्या बोलते हैं बॉन्ड्स में, ठीक है, 25 रुपए एसेट में, 25 रुपए उसके पास लोन के एसेट, 30 रुपए मान लीजिए आपका लोन का एसेट हो गया, ठीक है, या फिर 20 रुपए लोन का एसेट मान लीजिए, कैलकुलेशन बाद में अच्छी रहेगी, 20 रुपए उसका लोन का एसेट हो गया, और 30 रुपए हो गया उसका आपका हो गया अदर एसेट्स जो है बैंक के। तो बैंक का टोटल एसेट जो था, बैंक का टोटल एसेट 100 है, जिसमें 25 रुपए उसके कैश में, 25 रुपए आपके इसमें है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, 30 रुपए आपके
सॉरी 30 रुपए आपके अदर एसेट्स में और 25-20 रुपए आपके किस में, लोन्स में, ठीक है। और बैंक का मान लीजिए टोटल, और क्या है, तो इसमें क्या होता है, इसको रिस्क दिया जाता है, एक रिस्क सेट किया जाता है। तो जो गवर्नमेंट कहती है कैश पे कितना रिस्क होता है, 0, क्योंकि कैश तो कुछ भी हो जाए, भले ही मार्केट गिर जाए, जितनी वैल्यू होती रहेगी 0% होता है। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उन पे भी रिस्क कितना सेट करते हैं, 0, ज्यादातर 0 सेट करते हैं, ठीक है। 0 रिस्क क्या होता है कि गवर्नमेंट का मानते हैं कि गवर्नमेंट जो पैसे लिए वापस दे ही देगी, कुछ नहीं हो तो छाप देगी, ठीक है, जब बैंक के पास पैसे हैं। फिर जो आपका अदर एसेट हो गए, तो इस पे ना अलग अलग चीजों पे अलग अलग ये सेट करते हैं कितना आपका रिस्क होना चाहिए, आरबीआई सेट करता है। तो मान लीजिए अदर एसेट है, इस पे 100% रिस्क सेट कर रखा है, ठीक है। और 20 जो आपका अदर जो लोन्स हैं उस पे मान लीजिए 50% आपका रिस्क सेट हो रखा है, ठीक है। तो आपका ये टोटल आपका रिस्क वेटेड एसेट कितना हो जाएगा, रिस्क वेटेड एसेट होता है आपका 0% जो आपका रिस्क है इनटू जो आपका एसेट है, ठीक है। तो 0% ऑफ 25 कितना हो गया, 0% ऑफ 25 जो आपका वो था, ये फिर से कितना हो गया, 0, ठीक है। अब 100% ऑफ 30 कितना हो गया, 30, और 50% ऑफ 20 कितना हो गया, 10। तो आपका जो रिस्क वेटेड एसेट आया ना टोटल RWA, वो कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। अब आपका जो आपका कैपिटल हो गया वो आपकी टीयर 1 टीयर 2 मान लीजिए, है ना। आपका डेप्ट वेप्ट हटा के आपकी जनरल डेप्ट उसके पास 95 का है, एसेट्स उसके 100 के थे बैंक के, तो उसका 96 का डेप्ट मान लीजिए, तो उसके पास बता 4 आपका ये बचा। उसके बाद जो इक्विटी बची, जो उसकी इक्विटी ये बची इक्विटी, तो आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, हम असल में इसको टीयर 1 प्लस टीयर 2 मान लेते हैं, ठीक है। इक्विटी को, इक्विटी होती है आपकी जो असेट माइनस डेप्ट, ठीक है। तो असेट 100 था माइनस डेप्ट जो 96 रुपये मान लीजिए उसका, तो आपकी इक्विटी बची 4, और आपका कैपिटल एडिक्वेसी इसको टीयर 1 प्लस टीयर 2 मान लीजिए ऐसे। तो टीयर 1 प्लस टीयर 2 आपका हो गया 4। आपका रिस्क वेटेड असेट्स कितना हमने निकाल लिया था, 40। तो आपका ये सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 4/40, ये 10% हो जाएगा। तो इस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है, 10% है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ता है ना, और एक और चीज होती है, ऐसे होता है कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो, जो आपका मिनिमल वो होता है ना, जैसे ये आपके जो मिनिमल रिक्वायरमेंट हो गई आपकी इसकी, प्लस आपका 2.5% का अलग से जो आपकी इक्विटी होती है ना, रिस्क वेटेड एसेट होता है, रेशियो होता है, ये एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। इसको कहते हैं कंजर्वेशन, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, है ना। तो इसके ये भी ऊपर से रखना पड़ता है बेसल नियम के अनुसार, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब ये दोनों क्या होते हैं, ये शॉक जो आपके झटका संभालने की ताकत बढ़ाते हैं, CAR और जो आपके कैपिटल कंजर्वेशन बफर है। तो ये रिजर्व बैंक है, इसने क्या है, CAR 9% रखा है कि इतना मिनिमम होना चाहिए, लेकिन बेसल मापदंड कितना कहते हैं, आपके कहते हैं 8%। तो लेकिन तब भी कहने पे भी आरबीआई ने इसको कम नहीं किया, कहा कि क्योंकि इंडियन बैंक इतना शॉक ताकि ज्यादा झेल सके, ठीक है। ऊपर से आपका ये, तो इसके कारण क्या होता है, जब आपने शॉक ये ज्यादा रख लेते हैं परसेंटेज, तो इसके कारण क्या होता है, बैंक में जो आपका शॉक झटके सहने की तो क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन जो उसका उधार देने की क्षमता होती है ना, वो गिर जाती है। तो फिर से गवर्नमेंट चिल्लाती है कि जो क्रेडिट है वो नहीं मिल रहा है, इसके कारण ग्रोथ कम हो रही है, ठीक है। तो ये भी इस पे प्रेशर डालता है हमारा। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने काफी प्रेशर डालने पे कुछ तो कहा, तो इसने कंजर्वेशन बफर का जो आखिरी था ना, एक बार में तो 2.5% पूरा कर नहीं सकते, तो इसने आखिरी जो था 6.25% था, मतलब 2.5 में से 6.25 घटा लीजिए आपका, है ना। तो कितना आ गया, 1.875 शायद से ये है ना, 1.875 आ गया ना। ये तो अभी प्रेजेंट हो चुका है, तो बाकी 6.25% जो आपका कंजर्वेशन बफर था ना, इसने कहा कि अगले साल दे दीजिएगा, 2020 तक दे दीजिएगा, मार्च 2020 तक। मतलब बेसल आपके आ रहे हैं 19 में कि कौन हो रहे हैं ना, मार्च 2019 पे, लेकिन आप 2020 तक इसको कर दीजिएगा। तो इसके कारण ना 35,000 करोड़ जो रुपए थे, ये पब्लिक सेक्टर बैंक के पास लेंडिंग के लिए खुल गए हैं 2020 तक। ये इसने लिया स्टेप, लेकिन तब भी गवर्नमेंट खुश नहीं हुई। इसने गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं यार, ये तो कम ही रुपए दे रहा है, तो इस पे एक और बोझ आ गया, ठीक है। ये एक और विलन बन गया इसका, है ना, ये बैंक वाला इशू, ये गवर्नमेंट और इसके बीच में एक बार तकरार का रीजन बन गया। फिर क्या था, आपका एक और इशू अभी हो रहा था कि एनबीएफसी मुसीबत, जो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी, इसमें सबसे बड़ा क्या था, आईएलएफएस का संकट था। आईएलएफएस का आपने नाम सुना होगा, ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज था। इसने क्या था कि अपने इसमें मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में क्या निकालता था अपने, इसने अपने बॉन्ड्स निकाले थे ना, और डिबेंचर्स निकाले थे। इनके बारे में हम अलग से बात करेंगे, आपको बॉन्ड डिबेंचर्स नहीं पता है तो इसमें क्या होता है, हाई इंटरेस्ट रेट पे देता था, है ना, शॉर्ट टर्म थे, हाई इंटरेस्ट रेट पे देता है ना। और ये किसमें इन्वेस्ट करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता था, है ना। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता था शॉर्ट टर्म पे, तो क्या होता है, सारी जो कंपनियां थी आपकी, जो बाकी जो थे, वो भी इसमें इन्वेस्ट करती थी, क्योंकि इन्हें पता था आईएलएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा कर रहा है और इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो रिस्क ज्यादा होता था। अब क्या हुआ, इसने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट पे, इसने कहा कि अब मैं दोबारा आपके रुपए वापस नहीं दे सकता। तो बेसिकली आप समझिए, जो आपकी करेंसी होती है ना, वो दो चीजों पर काम करती है। एक तो होती है आपकी करेंसी, किसी भी जो करेंसी होती है, आपका मार्केट होता है, दो चीजों पर काम करता है। एक तो जो आता है आपका करेंसी क्वांटिटी,
मतलब कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए, ठीक है, ये 1 लाख रुपए मान लीजिए क्वांटिटी है। और दूसरा होता है करेंसी फ्लो, ठीक है। तो करेंसी क्वांटिटी क्या होता है, 1 लाख रुपए तो है, ये तो क्वांटिटी होगी। फ्लो मतलब अब मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में नहीं गए, तो 1 लाख रुपए आपके बर्बाद हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ, जब आपके ये IL&FS में क्या हुआ, अब जब आपके रुपए इन्होंने अलग बिजनेस से इसमें डाल दिए, IL&FS के डिबेंचर्स में खूब सारे डाल दिए, लेकिन इसने क्या हुआ, इसने दोबारा देने से मना कर दिया। तो इनके पास कैपिटल बहुत है, लेकिन उसका फ्लो खत्म कर दिया इसने करेंसी का। तो आपका जो मार्केट में था वो क्या हो गया, लिक्विडिटी क्रंच हो गया। तो इसको कहते हैं आपकी तरलता जो थी वो कम हो गई, क्योंकि जो आपका लिक्विड फ्लो होता है, जिसको आपका जो करेंसी फ्लो होता है जो डिफाइन करता है, वो कम हो गया, है ना। तो सरकार ने कहा क्या है कि अब NBFC में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए कि स्पेशल विंडो बनाई जाए, है ना, कि ताकि NBFC जो है उसको भी रुपए दे दिए जाए। लेकिन हमारे इसने क्या कहा, गवर्नर ने कहा नहीं यार, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसे स्पाइडरमैन का डायलॉग याद आया। तो उसने कहा यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की, अगर मैं ऐसा करूंगा तो बाद में जाके नुकसान होगा। तो इसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक और वो हो गया, लड़ाई का वो खुल गया, एक और सरहद खुल गई बॉर्डर के लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, MSME फंडिंग इशू हो गया। तो MSME फंडिंग के लिए लोन स्ट्रक्चरिंग स्कीम कहा था ये इसको बनाई जाए ना। लोन स्ट्रक्चरिंग स्कीम क्या होता है, आपकी जो 25 करोड़ से कम जो जिन्होंने MSME ने लिया है, उनके लोन स्ट्रक्चर कर दिया जाए, मतलब जो आपका लोन है उनको अलग फॉर्म में कर दिया जाए, या फिर एसेट में ट्रांसफर कर दिया जाए ना। जैसा अभी लोन था, इसको डायरेक्ट रुपए में देके वो किसी और फॉर्म में कर दे ना। या आपकी रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के ऊपर जो आपकी अलग अलग होती है, आपके एसेट रिस्ट्रक्चरिंग, इसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें आपके जो आपके बैंक्रप्सी कोड वगैरह, आपके सरफाइसी एक्ट वगैरह आते हैं, इसके बारे में हम अलग बताएंगे। तो ये भी एक इशू था। तो आपका ये पॉइंट में क्या होता है, RBI की एक सहमति तो हो गई, चलो RBI ने कहा चलो यार ये तो मान ही लेता हूँ MSME के बारे में ना। और लेकिन उनके बोर्ड ने कहा कि यार इसमें ना थोड़ा सा विचार करना चाहिए, हमें ज्यादा नहीं कूदना चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ, बोर्ड के अंदर ही एक और मेंबर है आपके S गुरुमूर्ति, ठीक है, वो नए मेंबर है। उन्होंने कहा नहीं, MSME में ना हमें ज्यादा उसकी जरूरत है। तो क्या होता है, अब ना जो घर का भेदी था वही आने लगा। अब जो G-मैन था, इसकी जो ताकत थी इसके बोर्ड से, वो भी कम होने लगी। तो उसके लोगों ने क्या आपस में ही कर दिया। तो इसको उसने क्या कहा कि MSME में ज्यादा रुपए चाहिए अब गुरुमूर्ति ने, उसने कहा क्योंकि जो आपका डिमोनेटाइजेशन है, GST और जो आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, इनके कारण MSME को रुपए नहीं मिल रहे। वैसे आपको पता होना चाहिए, जो MSME है ना, वो आपका 75% तक आपका जो उसमें होता है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका कौन सा सेक्टर होता है आपका, सेकेंडरी सेक्टर होता है ना जो आपका, उसमें ये करता है। सर्विस सेक्टर जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है, उसमें वो करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ये पुराना डाटा है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन जनरली जो बोलते हैं 3/4 जो आपका था, गवर्नमेंट ऐड देती थी आपको चैनल पर, था वो 3/4 जो हमारा एम्प्लॉयमेंट होता है MSME से होता है, ठीक है। ये आपको और डाटा चेक कर लीजिएगा, मैं डाटा के ऊपर पक्का नहीं हूँ, लेकिन ऐड में ऐसा आता था, 1-2 साल पहले ऐड आता था। तो अभी फिर से पता नहीं क्या हो गया होगा, ठीक है। तो MSME की इतनी वैल्यू है, तो उसने कहा और पैसे देना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने कहा कि नहीं होना चाहिए। तो ये अपने बीच में फंस गया है ना, बोर्ड के बीच में ही। अब इसके अंदर से भी कलह होने लगी। तो ये अब तवे पे बैठा हुआ था, ठीक है, हमारा हीरो। फिर क्या हुआ, इसके ऊपर एक गवर्नमेंट ने कहा अब इसके पास, लेकिन इसके पास खूब पैसे थे, है ना, जो ये रिजर्व में रखता था। तो उसके लिए उस रिजर्व को चलाने के लिए इसने अपना सिस्टम बनाया था, जिसको ये कहता था इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो RBI के पास इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क में कितने थे, 9.6 लाख करोड़, यहाँ पे लाख है, करोड़ नहीं है, लाख करोड़ है, ठीक है, लाख करोड़ रुपए थे, है ना। इसको ये यूज करता है ECF के थ्रू। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हमें इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने कहा कि जो तुम्हारी पूंजी है, इसमें से 3.26 करोड़ है जो है वो अतिरिक्त पूंजी है, ये हमें चाहिए। तो आपको बता दो, इसमें जो आपका इसके RBI के रिजर्व होते हैं, ये कैसे होते हैं, एक होता है इसमें ये असल में ऐसे बटे होते हैं। तो RBI के जो आपके रिजर्व हैं, है ना, वो होते हैं आपके करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन, जो उससे होते रिजर्व होता है, जो आपका 6.9 लाख करोड़ है, ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजल्ट है, ठीक है, ये रिजर्व है। एक होता है फिर आपका कंटेंजेंसी रिजर्व होता है, जो आपका 2.31 करोड़ है, लाख करोड़ है, ये लाख करोड़ है, मैं करोड़ में लिख रहा हूँ। फिर एक होता है आपका असेट डेवलपमेंट फंड होता है, जो 22,811 करोड़ है, ठीक है। और फिर एक इसमें, तो आपके 3 तो हो गए, करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिर आपका कंटेंजेंसी रिजर्व, है ना, और आपका असेट डेवलपमेंट रिजर्व। फिर होता है आपका इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व, है ना, अकाउंट, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो आपका लगभग 13,000 करोड़ का है। और फिर आपका होता है फॉरेक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो आपके लगभग 3,000 करोड़ के हैं, ठीक है। ये आपके इसका बनाते हैं, टोटल मिला के 9.6 करोड़ आता है, ठीक है, जो RBI के पास है। तो जो इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, ये बेसिकली जो सिक्योरिटीज की वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो ये घटता बढ़ता रहता है, इसका जरूरी नहीं है 9.26 करोड़ का ही होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे अकाउंट से टोटल तुम्हारे पास 3.6 करोड़ ज्यादा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, एक्स्ट्रा क्रेडिट है वो हमें दो। तो RBI ने कहा यार ऐसा तो गलत है कि ये तो केवल क्या होता है, इसको कहते हैं ना,
ये केवल नोशनल वैल्यू है, जो आपका नोशनल वैल्यू है, ये असल में इतना नहीं हो ये पता नहीं था, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। जितनी रिवैल्यूएशन होता है ये जैसे जैसे आपका चेंजेस इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी होती है ना, वैसे वैसे इनकी रिवैल्यूएशन भी चेंज होती रहती है। तो इसके क्या की नोशनल वैल्यू होती है। तो ये 3.6 करोड़ का था, इतना नहीं होगा। तो इसने ना इसके लिए क्या हुआ, लेकिन तब भी गवर्नमेंट का प्रेशर था बड़े जी का छोटे जी पे, तो इसने क्या कर दिया, एक विशेषज्ञ समिति बना दी, ठीक है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, जो आरबीआई है हमारी, इसका रिजर्व है ना, इसके जो असेट्स है पता है उसका 26% है, 26.5%। इसके जो असेट्स हैं उसका लगभग 1/4 जो उसके असेट्स है उसको इसने रिजर्व में रख रखा है। और जो वर्ल्ड के एवरेज है ना 15-16 का इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, वो 16% ही है। तो आप सोचिए 10% एक्स्ट्रा रख रखा है। तो गवर्नमेंट की बातों में भी कुछ दम था, अगर आपको गवर्नमेंट का पॉइंट लेना है। लेकिन इस पे बता रहा हूँ एक और हमला किया गया। अब देखिए ना, इसमें 3 हमले होने लगे, बड़े जी से छोटे जी पे। बड़े जी ने कहा कि आपका गवर्नेंस इशू पे हमला किया बड़े जी ने, फिर आप प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पे हमला किया, जो आपके वार चल ही रहते हैं ऊपर से, जो आपके ऊपर से पॉलिटिकल इशू चलते रहते हैं। फिर आपका इकोनॉमिक जो आपका कैपिटल फ्रेमवर्क था उस पर, फिर आपका एनबीएफसी प्रॉब्लम पे हमला किया, फिर एमएसएमई फंडिंग पे हमला हुआ, फिर कार के फंडिंग पे हमला हुआ। तो इस पर खूब सारे हमले होने लगे आपके, और इसके पास अभी जाने को नहीं था। तो हमारा क्या हुआ, हमारा हीरो गिर गया। अब हमारा हीरो गिर गया तो क्या हुआ, इसके असर क्या क्या होंगे। इससे असर होंगे कि जो हमारी मुद्रा है वो गिर सकती है। कल मार्केट बनता है, इसलिए अभी आप देखिए आज इलेक्शन है, वैसे भी मुद्रा गिरेगी, तो अब इससे कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप देखिए इलेक्शन पे भी असर पड़ता है, क्योंकि अभी आपकी जो रूलिंग पार्टी है वो तीनों स्टेट में हार रही है ना, तो इस पे इलेक्शन में असर पड़ सकता है। फिर आपका जो विदेश जो आपके निवेशक हैं, जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनकी भावनाएं पर असर पड़ेगा। क्योंकि क्या है, आपका डिपेंड करते हैं। जब आप ऐसे आपके देखिए, आपका भी अपने इकोनॉमिक एडवाइजर जो था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो चला गया, आपका नीति आयोग के हेड जा चुके हैं, फिर आपका गवर्नर आपके 2 गवर्नर जा चुके हैं इसी टर्म में। तो इतने टाइम जा रहे हैं, तो कुछ तो है कि जो आपके इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट के पॉलिटिक्स के बीच में नहीं हो रहा है, तो इससे वो जाएंगे। फिर आरबीआई की जो स्थिति है जो अभी है, उसकी जो ऑटोनॉमी है वो कम हो जाएगी, है ना। उस पर काफ़ी गंभीर बात हुई है। बल्कि आपके जो रघुराम राजन है, जो पिछले उन्होंने था, उसने तो कहा भी है कि जो ये उर्जित पटेल जो गए हैं, ये सबके लिए गंभीर विषय है, सबके लिए चिंता का विषय है, ठीक है, उन्होंने कहा है। तो और क्या था, लेकिन इसके और आरबीआई पे ना अब सरकार का दबाव बढ़ सकता है। अब इसे पॉजिटिव क्या, सकारात्मक, ये आप मान ही लीजिए सकारात्मक जबरदस्ती बनाया गया इसको। जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कहीं, तो उसमें लिखा था कि क्या है कि इसमें ना आप जो आने वाला होगा, तो उसमें जो सरकार है और उसके आरबीआई के बीच में जो वो होगा ना, आपके रिलेशन होंगे ज़्यादा कॉर्डियल होंगे, है ना, मित्रता अब अच्छी होगी, सहयोग अच्छा होगा। तो ये है। और अब क्या है, अब आगे क्या होगा, तो अब क्या है, अब अगला जी मैन कौन होगा। जो अभी हमारा गवर्नर चला गया, तो अब अगला कौन होगा। तो बेसिकली गवर्नर का जो चयन होता है ना, उसकी कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती। तो इसमें आपका पीएम आता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, आपस में चूज करके, इसका कोई ये भी नहीं होता, कोई भी लिस्ट सेट नहीं होती। ये आपस में ये अंदर ही अंदर बातें होती हैं, अंदर ही अंदर डिसाइड होता है, इसकी कोई ओपन ऐसे लिस्ट भी नहीं आती, है ना। तो और क्या, अभी क्या है, तो अब ये चला गया, तो अगला कौन होगा। तो जो आपका ये होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, आरबीआई सेक्शन जो एक्ट है उसके सेक्शन 7.2 के अनुसार, तो वो डिसाइड करता है कि किस डायरेक्शन में आरबीआई जाएगा। तो उसकी धारा 7 वो सेक्शन 7 का जो थर्ड पार्ट है, वो कहता है कि अगर बोर्ड ने नहीं डिसाइड किया है, तो राज्यपाल द्वारा जो उसको वो करेगा, ये राज्यपाल जिसको डिसाइड करेगा, उप गवर्नर को, वही वो करेगा, क्या बोलते हैं, आरबीआई का गवर्नर का काम करेगा, अगर राज्यपाल नहीं है। लेकिन हमारे राज्यपाल ने छोड़ दिया है। तो राज्यपाल के छोड़ने पे अभी जो हमारे वरिष्ठ उप गवर्नर हैं, जो एस.एन. विश्वनाथन है, ये गवर्नर की भूमिका निभा सकते हैं, निभा सकते हैं, वैसे निभा ही रहेंगे, है ना, इसके असली काम करेंगे। तो यही है हमारे जी मैन की असली कहानी, है ना। और अब जो अगले नई जी मैन की तलाश होगी, अब देखिए कौन कौन आता है। अब शायद से गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट को ना ला के कोई हमारा ब्यूरोक्रेट होता है, उसी को जो फाइनेंस सेक्रेटरी होगा उसी को चूज कर लेंगी, है ना। जैसे पिछले में आपका सुब्बा राव थे, डी सुब्बा राव थे शायद से, डी सुब्बा राव के फाइनेंस सेक्रेटरी में रहते, देख लीजिएगा आप, शायद डी सुब्बा राव भी थे। तो देख लीजिएगा किसी ब्यूरोक्रेट को लाएगी, ऐसा उम्मीद है। और उम्मीद करते हैं इससे आपने नई चीज़ें सीखी होंगी। जैसे आपने बेसल नॉर्म्स के बारे में सीखा है ना, इससे आपने क्या क्या सीखा होगा। इसने आपने सीखा बेसल्स नॉर्म के बारे में सीखा, फिर आपका इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क में जो आरबीआई के क्या क्या डिवीजन है, फिर क्या क्या उसके रीजंस थे, जो आपके 6 रीजन है जिन पे हमला किया, 6 तीर मारे गए। फिर क्या हो सकता था, कैसे आपका आरबीआई का कौन गवर्न वो बनेगा, ये इश्यूज आपके सॉल्व होंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा मन था कि इंटरेस्टिंग तौर पे बनाया जाए, है ना। तो इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। और इसी के साथ हमारा जो होता है ये मूवी खत्म होती है। और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे बताते रहिएगा। धन्यवाद।